हेलो एवरीवन। आज हमारा न्यू टॉपिक शुरू होने वाला है। 4th चैप्टर हमारा हम शुरू कर रहे हैं। तीन चैप्टर्स हमारे पूरे हो चुके हैं, जिसका नाम है बिजनेस सर्विसेज। अब सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जैसे दो चीज़ें होती हैं बिजनेस में, प्रोडक्ट्स या गुड्स एंड सर्विसेज। गुड्स एंड प्रोडक्ट्स के बारे में आप जानते ही हैं कि जो हम एक तरह से विजिबल भी होते हैं, टेंजिबल भी होते हैं, जिन्हें हम कंज्यूम करते हैं, जो कभी मैन्युफैक्चर होते हैं उसके कई टाइम के बाद भी कंज्यूम किए जा सकते हैं। जैसे कि कार है, मोबाइल फ़ोन, एसी, फ्रिज, कुछ भी है ऐसा जो भी आप कंज्यूम कर लेते हैं बाद में, उसे हम बोलते हैं प्रोडक्ट्स। लेकिन सर्विसेज का मतलब क्या होता है कि जो एक तरह से इंटेंजिबिलिटी प्रोवाइड करता है बिज़नेस को, एक हेल्प प्रोवाइड करता है। मतलब ये प्रोडक्ट्स नहीं होते हैं, इनका मतलब वो सर्विसेज होती हैं जो एक तरह से बिज़नेस की सक्सेसफुल रनिंग में हेल्प करते हैं। जैसे कि ट्रांसपोर्ट है, वेयर हाउसिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन। मेनली ये 5 बिजनेस सर्विसेज हैं जो सिर्फ एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सर्विस का मतलब है कि कुछ एक तरह से कुछ सर्विस दे रहे हैं, कुछ वो बना के क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं किसी भी बिज़नेस को। लेकिन बिज़नेस इन सर्विस के बिना इमेजिन नहीं किया जा सकता है। तो ये सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और बहुत क्रूशियल चीज़ है। अब फीचर्स क्या है इन बिज़नेस सर्विसेज के, मतलब कि आप समझ में होंगे कि सर्विसेज का मतलब क्या होता है। सर्विसेज टेंजिबल नहीं है, दिख नहीं सकती है आपको, आप छू नहीं सकते इसको, लेकिन आप बस इसे फील कर सकते हो कि भाई ये सर्विस हमें मिल रही है। जैसे इसके फीचर्स में भी आपको क्लियर हो जाएगी सर्विसेज क्या होती हैं। पहला पॉइंट है इनटेंजिबिलिटी। इनटेंजिबिलिटी का मतलब होता है कि आप इसे छू नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं और स्मेल नहीं कर सकते हैं, तो ये इनटेंजिबल है। इसे आप सिर्फ फील कर सकते हैं कि सर्विस हमें मिल रही है। जैसे कि बिल्डिंग या प्रेमिसेस ऑफ द बैंक है, वो विजिबल है, लेकिन बैंकिंग सर्विसेज जो हैं उसे हम देख नहीं सकते हैं, क्योंकि जैसे जिस बिल्डिंग में बैंक बना हुआ है वो बिल्डिंग तो हमें दिख रही है, लेकिन बैंक के अंदर कुछ क्रिएट नहीं हो रहा है। क्योंकि बैंक के अंदर हम क्या करें, नोट हम लेके जा रहे हैं, अपने पैसे लेके जा रहे हैं, उसे जमा करा रहे हैं, उसे बाहर अकाउंट से निकाल रहे हैं, वो एक सर्विस है। वो हमें कुछ क्रिएट करके नहीं दे रहे हैं, वो हमें बस सर्विस दे रहे हैं। हम बस उनका फ़ायदा उठा सकते हैं उनकी सर्विसेज का। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी का मतलब जैसे आपको मैंने एक पॉइंट पढ़ाया था आपको, क्या था, बिज़नेस की फीचर्स में पॉइंट था वो, जिसमें ये लिखा गया था कि अभी चाहे कोई गरीब कस्टमर हो, चाहे अमीर कस्टमर हो, या चाहे कोई कैसा भी कस्टमर हो, उसके साथ सेम बिहेवियर किया जाएगा। एथिकल कोड ऑफ कंडक्ट पॉइंट था वो। तो सर्विसेज लाइक इन होमोजेनिटी। होमोजेनिटी का मतलब होता है कि सभी के साथ में एक सा बिहेवियर, एक सा नेचर रखना, जो कि एक बिज़नेस सर्विसेज में पॉसिबल नहीं हो पाता है। क्योंकि जैसे बैंक एम्प्लॉय का जो बिहेवियर है वो किसी अलग अलग कस्टमर के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे कि कोई कस्टमर होगा तो उसके लिए काफ़ी सॉफ्ट होगा, कोई और कस्टमर है तो उसके लिए काफ़ी हार्श भी हो सकता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है या ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड कर रही है वो होमोजीनियस हो। मान लो कि जैसे अगर मैं जाता हूँ तो कुछ उसका मेरे लिए अलग बिहेवियर है, अगर कोई और जा रहा है तो उसके लिए अलग बिहेवियर है। जैसे आपको ये पता ही होगा कि गवर्नमेंट या पीजीआई में अगर आप जाते हैं या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हैं और अगर आपकी जानकारी है तो आपके साथ तो बिहेवियर बहुत अच्छा होगा, और अगर आपके साथ जानकारी किसी की नहीं है तो शायद हो सकता है कि आपको बहुत सारे चक्कर लगाने पड़े, इंतज़ार करना पड़े, तो वो चीज़ अलग होती है। तो ये शो करता है कि बिजनेस सर्विसेज में हेट्रोजेनिटी होती है, होमोजेनिटी नहीं होती है। दो अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका नॉन स्टॉकिंग। अब स्टॉक का मतलब आपको पता ही कि क्या होता है कि जो सामान एक तरह से स्टॉक में रखा जाता है, जैसे प्रोडक्ट्स स्टॉक में रख सकते हैं, लेकिन हम सर्विसेज को स्टॉक में रख नहीं सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि सर्विसेज ऐसी चीज़ होती है जो हम आज अभी दे रहे हैं, वही सर्विस है हमारी, हम सर्विस को स्टोर नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इसमें एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे कि 1 जनवरी को कोई एक ट्रक है जो आइडल खड़ा हुआ है, जिसका फिलहाल अभी कोई काम नहीं हो रहा है उस पर, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1 जनवरी का जो ट्रक है उसे हम 2 जनवरी को 2 बार यूज़ कर लें, क्योंकि ट्रक तो एक ही रहेगा, 2 तो हो ही नहीं जाएंगे एक दिन में, अपने बढ़ के तो हो नहीं जाएंगे। दैट्स वाई इट इज़ सेड दैट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सर्विसेज गो हैंड इन हैंड। नाइदर इट इज़ पॉसिबल दैट सर्विसेज सप्लाई ऑफ सर्विसेज इज़ मोर देन द इट्स डिमांड, नोर इट कैन बी स्टोर्ड। सप्लाई कभी भी डिमांड से ज़्यादा नहीं हो सकती है और ना ही इसे स्टोर किया जा सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका नॉन ट्रांसफरेबिलिटी। जो बिज़नेस सर्विसेज हैं उन्हें हम ट्रांसफ़र भी नहीं कर सकते हैं कि भाई हम मेरी जगह का कोई ये सर्विस दे लेगा या मैं मेरे जगह कोई ये कर लेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इसमें है कि अगर हम बीमार हो जाते हैं
तो हमें ही जाना पड़ेगा अपने ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास। ऐसा नहीं हो सकता कि हम अपनी जगह किसी और को भेज दें और वो ट्रीटमेंट लेके आ जाए और वो चीज़ हमें मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि फॉर एग्जांपल जैसे 4th लाइन में एग्जांपल है, ए पेशेंट विजिट्स ए डॉक्टर, ही गेट्स हिमसेल्फ ट्रीटेड बाय द पेइंग द फीस, द पेशेंट कैन नॉट परचेज द ओनरशिप ऑफ सर्विस बाय पेइंग द फीस, इफ़ ही फॉल्स इल अगेन ही हैज़ टू विजिट द डॉक्टर अगेन। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मैं बीमार हुआ, मैंने डॉक्टर से चेकअप कराया, ठीक हो गया मैं, लेकिन मैंने जो उसे पैसे दिए हैं, फ़ीस जो उसकी दी है, उससे मैंने उसकी ओनरशिप नहीं खरीद ली है कि जब भी बीमार होऊंगा तो वो मुझे ठीक करेगा, मुझे दोबारा उसके पास जाना पड़ेगा उसके लिए। तो ये ट्रांसफरेबिलिटी इसमें नहीं होती है कि मैंने पैसे दिए तो वो चीज़ मेरी हो गई, ऐसा नहीं होता है। आपने सिर्फ सर्विस के पैसे दिए जो फ़िलहाल सर्विस आपको मिली है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा कस्टमर पार्टिसिपेशन। जैसे प्रोडक्ट्स में क्या होता था कि कस्टमर पार्टिसिपेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि उसमें कई बार हो सकता है कि भाई हम खुद ही कंज्यूम कर ले उस चीज़ को, या इसमें भी वैसे हो सकता है। लेकिन कस्टमर पार्टिसिपेशन का मतलब क्या होता है कि जो सर्विस हमें दे रहा है, हाँ जी, जो हमें सर्विसेज दे रहा है उसको अवेल करने के लिए कस्टमर का पार्टिसिपेशन होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के साथ में बस में पैसेंजर्स होना बहुत ज़रूरी है। पैसेंजर्स नहीं होंगे तो फिर वो सर्विस हमें मिल नहीं पाएगी। ऐसे इसमें और भी एग्जांपल अगर हम ले सकते हैं, जैसे अगर हम किसी होटल में रहने जाते हैं तो अगर हम वहाँ रह नहीं रहे हैं तो हम सर्विस को अवेल नहीं कर रहे हैं। तो कस्टमर का पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी एक फीचर होता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि बिजनेस सर्विसेज हम अवेल कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है इसका साइमल्टेनिटी। साइमल्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि इसमें प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं होता कि प्रोडक्शन आज हो रही है, यूटिलाइजेशन कुछ सालों के बाद हो रहा है, ऐसा नहीं होता है जैसे प्रोडक्ट्स में होता है। सर्विसेज में प्रोडक्शन का मतलब है कि जिस टाइम वो प्रोड्यूस हो रही है और यूटिलाइजेशन भी उसी टाइम पे ही हो रहा है उसका। और जैसे वेयर हाउस की अगर हम बात करें तो वेयर हाउस में क्या होता है कि सामान स्टोर करके रखा जाता है। अगर हम वेयर हाउस आज बना लेते हैं और सामान कल स्टोर कर लेते हैं, 2 साल के बाद स्टोर कर लेते हैं, तो सर्विस तभी स्टार्ट होगी जब हम सामान स्टोर करना शुरू करेंगे उसमें। जब हम उसमें अपना मटेरियल रखेंगे तभी ओनर जो है उसका चार्ज, जो रेंट है वो चार्ज करना शुरू करेगा, उससे पहले नहीं कर सकता है। तो ये थे इसके 6 पॉइंट्स थे, फीचर्स थे बिजनेस सर्विसेज के। बिजनेस सर्विसेज देखी नहीं जा सकती, इंटेंजिबल होती हैं, हेट्रोजेनिटी होती है कि इसमें 2 अलग अलग कस्टमर्स के लिए अलग अलग बिहेवियर होता है। नॉन स्टॉकिंग सर्विस का भी स्टॉक में नहीं रख सकते हैं हम, स्टोर नहीं कर सकते हैं, ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं, कस्टमर का पार्टिसिपेशन होता है इसमें। और लास्ट है कि प्रोडक्शन और यूटिलाइजेशन साथ साथ चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि टाइप्स ऑफ बिजनेस सर्विसेज 5 ही हैं। पहला पॉइंट है बैंकिंग सर्विसेज। अब जैसे कि किसी भी बिज़नेस को चलने के लिए फाइनेंस चाहिए होता है, फाइनेंस इज़ द बैकबोन ऑफ एनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो उसके लिए बैंकिंग हेल्प करती है। जैसे मान लो कि स्मॉल बिजनेस है, कोई लार्ज बिजनेस है, तो उसको फाइनेंस चाहिए होता है, लोन चाहिए होता है, तो वो फैसिलिटीज़ बैंकिंग सर्विसेज से प्रोवाइड होती हैं उनको। मतलब कोई सिक्योरिटीज़ है या कुछ भी उनको फाइनेंस चाहिए किसी प्रॉपर्टीज़ को ख़रीदने के लिए या उनके डेली रूटीन खर्चे को पूरा करने के लिए, तो वो चीज़ इनको पूरा करती है, हेल्प करती है बैंक, कमर्शियल बैंक्स। बैंक्स भी 2 तरह के होते हैं, कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक। तो कमर्शियल बैंक इनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि ड्राफ्ट फैसिलिटीज़ है, लॉकर फैसिलिटीज़, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, चेक्स बुक या नेट बैंकिंग। ये सारी सर्विसेज जो है बैंक प्रोवाइड करता है इन कंपनीज़ को या कस्टमर्स को अपने, जिससे कि उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना आ सके। फिर नेक्स्ट चीज़ है इंश्योरेंस सर्विसेज। इंश्योरेंस में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता है कि हर बिज़नेस में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है, जलने का, सामान जलने का, चोरी हो जाने का। फिर सेकंड पॉइंट है इंश्योरेंस का। इंश्योरेंस में क्या होता है कि हर कंपनी में, हर बिज़नेस में लॉस होने का रिस्क होता ही होता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, फ्यूचर इज़ अनसर्टेन। तो हम उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी से बात करते हैं, डील करते हैं। वो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्या सर्विस प्रोवाइड करती है कि वो एक मिनिमल चार्जेस हमें चार्ज करती है, एक फ़ीस चार्ज करती है। उसके बदले में जो हमारा रिस्क है वो रिस्क वो अपने नाम पे ट्रांसफ़र कर लेती है। वो ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे हमें बिज़नेस में रिस्क हो सकता है कि हमारा सामान कभी जल जाएगा, चोरी हो जाएगा, तो उस केस में हमारा रिस्क है। अगर हम वो रिस्क के साथ काम करेंगे तो हो सकता है कि हम बिज़नेस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब हमारे माइंड में ये डर रहेगा कि हमारा सामान चोरी ना हो जाए, तो उसमें हम आगे की प्लानिंग हम कर नहीं सकते हैं। तो हम उस रिस्क को थोड़ा डिवाइड कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। उसके बदले में हमें एक इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, जिसको हम बोलते हैं मिनिमम फ़ीस जो होती है उसे इंश्योरेंस प्रीमियम बोलते हैं।
वो हम पे करते हैं एक इंश्योरेंस कंपनी को, और उसके बदले में कंपनी जो है इंश्योरेंस कंपनी हमें एट द एंड ऑफ इंश्योरेंस पीरियड, एक्सपायरी पीरियड या फिर किसी मिस हैपनिंग के केस में वो हमें एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी हमें प्रोवाइड करती है, जिससे कि हमारा जो रिस्क है वो कवर हो जाता है। मान लो कि अगर कोई सामान जल जाता है या कुछ जल नहीं जलता है, 20 साल का इंश्योरेंस हुआ है, तो या तो 20 साल के एंड में या फिर अगर सामान जलने के बाद में वो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम पे कर देगी। इंश्योरेंस 3 तरह का होता है, लाइफ इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस। नेक्स्ट सर्विस है हमारी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में हमने बहुत शुरू से पढ़ा हुआ है कि क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह तक किसी चीज़ को लेके जाना। अब क्या क्या लेके जाया जा सकता है, जैसे सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, या फिर ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, सभी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाया जा सकता है। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो हमारी फैक्ट्री है वो कहीं और है और रॉ मटेरियल कहीं और है, तो उसके लिए ज़रूरी होगा कि ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ होना ज़रूरी है। जैसे आपको पता चल ही चुका होगा, लॉकडाउन होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन जब बंद हुआ था तो ही काफ़ी बिजनेस बंद हो गए थे। तो ट्रांसपोर्टेशन भी एक सर्विस है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप उसे ग्रांटेड की तरह ले सकें, बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन से ही रॉ मटेरियल, ह्यूमन रिसोर्स और प्रोडक्ट्स जो हैं एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच सकते हैं। जैसे आपको पता है कि अमेज़न से या फ्लिपकार्ट से आपने कभी सामान खरीदा होगा, तो वो बेंगलोर से, कहीं दूसरी कंट्री से भी कभी कभी और दूसरे स्टेट से सामान आता है, वो ट्रांसपोर्टेशन से ही पॉसिबल हो सकता है। मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन का मतलब है प्लेस ऑफ कंजम्पशन और प्लेस ऑफ प्रोडक्शन 2 अलग अलग जगह पे हो सकता है। तो ये बहुत ज़रूरी होता है। ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ है हर बिज़नेस को रन करने के लिए। फिर नेक्स्ट है हमारी वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग के बारे में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है आपने, जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड था। वेयर हाउसिंग में हम अपना जो सामान है, प्रोडक्ट्स हैं, वो स्टोर करके रख लेते हैं जिससे वो ख़राब ना हो जाए। क्योंकि कई बार क्या होता है कि हमारी जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो जाती है और यूटिलाइजेशन या कंजम्पशन उसकी कम होती है, तो उस चीज़ को इक्वल रखने के लिए हमारा जो सामान वो ख़राब ना हो जाए, इसके लिए हम अपना जो सामान है स्टोर करके रख लेते हैं। मेनली फ्रूट्स, वेजिटेबल्स हो सकती हैं, स्वीट्स हो सकते हैं, या कभी कभी कपड़े भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है जो हम सामान स्टोर करके रख रहे हैं, जो फ़िलहाल आज ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब दोबारा उसका टाइम आएगा तो हम उसे बेच सकें। जैसे कि अगर अपने कपड़ों की शॉप पे गए होंगे तो गर्मियों की शॉप में, गर्मियों के टाइम पे उस शॉप पे सर्दियों के कपड़े नहीं होंगे, लेकिन आपने ये ध्यान नहीं दिया कि जब अगर स्टॉक ख़त्म ना हो तो उसे जलाते नहीं हैं, उसे स्टोर करके रख लेते हैं नेक्स्ट सीज़न के लिए। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है वेयर हाउसिंग से। फिर इसका लास्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हम एक्सचेंज करते हैं अपने मैसेजेस को, एक इंसान दूसरे इंसान को, या एक ग्रुप जो है दूसरे ग्रुप को अपने मैसेज ट्रांसफ़र कर रहा है, ट्रांसमिट कर रहा है। अब ये क्यों होता है, बिज़नेस में कम्युनिकेशन क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि जैसे बिज़नेस में एडवर्टाइजमेंट्स होती हैं, उसमें अपना जो कंपनीज़ हैं प्राइस बताती है, क्वालिटीज़, नाम बताती है प्रोडक्ट्स का, और किस जो फीचर्स है वो बताती है। एक तरह से उनको अट्रैक्ट कर रही है पब्लिक को कि वो हमारे प्रोडक्ट्स को ख़रीद ले इस प्राइस पे। तो कम्युनिकेशन क्या करता है, ये तो मैंने आपको एडवर्टाइजिंग बताया था। कम्युनिकेशन क्या करता है इसमें, अगर मान लो कि मैं एज ए कस्टमर कुछ 20 क्वांटिटी ख़रीदना चाहता हूँ उस किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स की, तो वो मैं उनसे डील करूँगा कि भाई ये मुझे ख़रीदना है, और वो मैं उनसे इंक्वायरी करूँगा कि भाई इसमें क्या क्या मुझे मिलेगा, क्या मुझे प्राइस पड़ेगा इसका, और मैं उनके सजेशंस भी ले लूँगा। तो वो पॉसिबल हो सकता है सिर्फ कम्युनिकेशन से। जब मैं उनसे बातें ही करूँगा, कम्युनिकेट करूँगा किसी बात के लेके, तो ही वो डील हो पाएगी, नहीं तो बिना किसी कम्युनिकेशन के कोई डील नहीं हो पाएगी। जैसे कि अगर मैं किसी शॉप पे भी जा रहा हूँ कुछ सामान ख़रीदने के लिए, अगर मैं सोचूँ कि मैंने सामान उठा लिया और उसको वहाँ पे पैसे रख दिए, तो वैसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। मैं पहले शॉपकीपर से बोलूँगा कि मुझे ये चाहिए, वो फिर मुझे दिखाएगा, फिर मैं उसे प्राइस पूछूँगा, फिर उसके बाद ही वो डील हो सकती है। तो इसके लिए कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी होता है। कम्युनिकेशन मतलब है 2 वे प्रोसेस, जिसमें सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट करते हैं, मैसेज को ट्रांसमिट करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, बिजनेस सर्विसेज, फीचर्स एंड इसके टाइप्स। थैंक यू।